ख़वातीन व हज़रात, हमारा अगला सेशन एक गुफ्तगू पर मबनी है। ये गुफ्तगू आत्म कथा के नाम से अमर जलील साहब से की जाएगी। इसके मेज़बान शाह मोहम्मद पीरज़ादा साहब हैं। मैं मोहतरम अमर जलील साहब से और शाह मोहम्मद पीरज़ादा से गुजारिश करूँगी कि वो तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने इतने पुरजोश अंदाज में हमारे मेहमान का इस्तकबाल किया, दिल खुश कर दिया आप सब ने। मैं आपसे मोहतरम अमर जलील साहब का एक छोटा सा तारुफ करवाना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने देख ही लिया कि आप सब उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मोहतरम अमर जलील साहब का असल नाम काजी अब्दुल जलील है। आपने माशियात और तारीख़ में एमए किया। आप मारूफ़ कॉलम नवीस और मुसन्निफ़ हैं। सिंधी ज़बान के अलावा आप उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में भी लिखते हैं। आपकी अब तक 26 किताबें शाये हो चुकी हैं। आपकी इल्मी व अदबी काविशों की वजह से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज़ भी मिला। इसके अलावा राइटर गिल्ड अवार्ड, निशान फ़जीलत अवार्ड और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। हमारे मेज़बान शाह मोहम्मद पीरज़ादा साहब का एक मुख्तसर सा तारुफ भी आप सुनते जाएं। सिंधी ज़बान के आप मारूफ़ शायर हैं। आपने 17 बरस की उम्र से नज़में लिखना शुरू की। सन 2003 में आपका पहला शेरी मजमुआ सोहा जो सवा सूरतों के नाम से शाये हुआ। 1997 में आपने आसिफ फ़र्रुखी साहब के साथ मिलकर मारूफ़ शायर शेख अयाज साहब की सिंधी नज़मों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, जो स्टॉर्म कॉल्स फॉर प्रेयर के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से शाये हुआ। अब मेरी आप सब से गुजारिश है कि शाह मोहम्मद पीरज़ादा साहब इस सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। दौरान सेशन आप सब अपने मोबाइल्स को ऑफ़ रखिएगा, अपने कानों और अपने जहन के दरीचों को वार रखिएगा ताकि आप इस गुफ्तगू से अच्छी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हिन खां अॻु में जेकी सेशन थींदा हुआ उन में मुंहिंजे कुझु दोस्तनि चयो त तव्हां ॾाढी तकड़ करे ऐं साईं जे हवाले माइक करे था छॾियो, कुझु थोरो माहौल त ठाहींदा कयो। मां इहो ई चवंदो आहियां त साईं खे घणे में घणो टाइम उनखे ई ॾियणु घुरिजे, उन जो ई टाइम आहे। हीअ त हिकिड़ी रस्मी हिकिड़ी तरतीब आहे जंहिंमें मां तव्हांखे तारीफ़ करायां थो, पर बहरहाल कुझु मां चयो उन एक्सपेक्ट कयो त कुझु नवां माण्हू बि हूंदा त उन हवाले सां मां कुझु तव्हांखे ॿुधायां जी। अमर जलील सिंधी अदब का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला लिखारी है। सिंधी में तकरीबन 90% किताबें एक दफ़ा ही छपती हैं। अमर जलील ऐसे अदीब हैं जिनकी किताब कई मरतबा कई एडिशन छपते हैं। वो वाक़ईतन सिंधी ज़बान के बेस्ट सेलर अदीब हैं और 70 की दहाई से मुसलसल उसी मुकाम पर है। उसने अपनी सिंधी डिक्शन को कालमों के ज़रिए उर्दू और अंग्रेज़ी में जारी रखा और उन ज़बानों के पढ़ने वालों ने भी उनकी उतनी ही पजीराई की। जिस तरह शेक्सपियर ड्रामे का आदमी था, इसलिए उसने इंसान की ज़िंदगी को स्टेज से तशबीह दी और कहा कि इंसान अपनी ज़िंदगी 7 अदवार में 7 किरदारों में बसर करता है। अमर जलील का पैशन क्रिकेट है, इसलिए वो उसकी तशबीह इस तरह करते हैं कि हर इंसान को एक इनिंग खेलनी पड़ती है।
और विकेट अनप्रिडिक्टेबल है। वो आने वाले बाउंसर और यॉर्कर्स को किस तरह फेस करता है, यही देखना होता है। और हमारे मुआशरे में इनटॉलरेंस एक इंतहा तक पहुंच चुकी है और वो अपनी इनिंग में अभी तक कंटिन्यूटी के साथ खेल रहे हैं। और अकीदतमंद अवाम की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी बाउंसर्स और यॉर्कर्स का फेस कर रहे हैं। वो चूँकि सोशल आदमी नहीं हैं, इसलिए सिंधी अदब पढ़ने वाले अगर कोई ख़बर सुनते हैं जहां अमर जलील के मौजूद होने की इत्तला होती है, तो वो दूर दूर से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आते हैं ताकि वो अपने महबूब लिखारी को रूबरू देख सकें और सुन सकें। वो हमारे मुआशरे की सहमी हुई शख्स की ज़मीर की तरह बोलते हैं, इसलिए उसको सुनते ही लोगों को हौसला मिलता है। डॉन में नाजिया ने लिखा था कि ही पुट मैनी सेक्रेड काउज टू स्लॉटर। वो हर उस मौजू पर बात करता है जो दूसरे शख्स के लिए नाकाबिल इजहार होती है, ख़ास तौर पर हमारे आज के मुआशरे में जहाँ ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम आए दिन लगता है। मज़हब हो, स्टेट हो या कौम परस्ती हो, किसी भी मौजू पर आप बात नहीं कर सकते। इसलिए अमर जलील को लोग पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। वो हकीकी मानों में फना फिल सिंध हैं, इसलिए कि फ़र्द इज्तमाई किरदार, लेकिन वो इस तरह है कि वो अपने इज्तमाई किरदार के सेल्फ क्रिटिक भी हैं। ये मुख्तसर अमर जलील का जो मैं अपनी तरफ से आपको बताया। इसके बाद मज़ीद टाइम को ख़राब नहीं करते और माइक हम ओवर टू अमर जलील साहब हैं। अब ये हैं और इनके साथ आपकी गुफ्तगू शुरू है। क्योंकि bit of English that I know, bit of Urdu that I know, bit of Sindhi that I know. I would like to combine 3 languages for my communication. तो कभी सिंधी क्योंकि मकसद कम्युनिकेशन का है, मकसद कम्युनिकेशन का है कि बात बिल्कुल समझ में आए जो कोई कहना चाहता है। इसलिए अगर मैं इधर उधर हो जाऊं तो ये मत समझिएगा कि मैं पटड़ी से उतर गया हूं पटड़ी वही होगी, लेकिन थोड़ा सा कांटा बदल जाता है ना रेलगाड़ी का। बस ये है कि आगे कोई मुसाफिर गाड़ी खड़ी नहीं हो, कुछ में टक्कर वक्कर लग जाए कुछ उसका। ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है इधर, तो आई वुड लाइक टू कीप इट हियर। इसमें तो भाई आदाब, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर, माय चिल्ड्रन, स्टोरी है, एक कहानी, अफसाना। और इस अफसाने का नाम है माय गॉड। वो नहीं ओ माय गॉड, नहीं, माय गॉड, माय गॉड। God and I were sitting in a shanty restaurant, gulping freshly fried crisp pakoras. I asked, God, have you ever tasted pakoras? With godly smile on his face, God said, don't you know I do not eat? How unfortunate. I put a piece of pakoda in my mouth and said, I wish
I wish God someday you relish bhaje ke paye. Who is bhaja? Who is bhaja? God asked. And what do you mean by paye? Bhaja is a classical cook. Bhaja is a classical cook, I said. He specializes in cooking the hooves of goats and calves. It is top of the list delicacy of our Prime Minister. Your Prime Minister relishes hooves? God held his head in both hands and exclaimed, now I understand what and where something has gone wrong with your country. You ought to have known all these frivolities, I said. After all, you are a god. God frankly said, I do not interfere in the internal affairs of an alien country. What? I almost shouted at God and asked, are you not the God of our country? With godly smile on his face, God said, I am God of the English-speaking countries. No kidding, God, no kidding. I gulped a piece of pakoda and said, why don't you admit that you know nothing? Why don't you admit that you know nothing? God looked straight in my eyes and said, I am God. I am all-knowing. Okay. I asked, tell me, who killed Benazir Bhutto? With a meaningful smile on his face, God asked, do you desire to see two daughters and a son orphaned? God smiled and said, do you desire to see two daughters and a son orphaned? I have known God from my infancy. He was as small I was. He always shared the tiny pillow with me. Lying by my side, he whispered funny jokes about the birds and the animals in my ear. Whenever my parents saw me smiling or laughing, they believed I had an angelic visitation. वो होता है ना हमारे यहाँ छोटे बच्चे जब कभी मुस्कुराते हैं या कुछ करते हैं या हंसते हैं तो कहते हैं कि इनको कोई फरिश्ते वरिश्ते नज़र आ रहे हैं कुछ, तो वो भी यही समझते थे कि ये बच्चा जो मुस्कुरा रहे हैं कोई फरिश्ते हैं. और द फेरीज एंड द नेम्स had tickled him, गुदगुदाया है उन्होंने आके इसको. It did not take me long to realize that the God was visible only to me. No one else in the house saw him. God grew along with me. When I became toddler, God too toddled. We played together. He ran after me, I ran after him. It startled my father and my mother. My fabulously fat mother thought I was possessed. Some kind of an evil spirit or a witch had taken hold of me. My father was an educationist. He took me to the neurologist. After thorough examination, the doctor gave his verdict. There was nothing wrong with me anywhere in my head, except that my brain closely resembled the brain of a dolphin. No sooner I attained schooling age
My father hired a new house close to my primary school on Garden Road. On the very first day, in the evening, I heard an earth-shaking sound. It was frightening. I trembled. God consoled me and said, "Do not panic. It is the roaring of a lion from nearby Gandhi Garden Zoo." Then the roaring of the lions at dusk and dawn became a routine for me. I no more felt frightened. One day I was playing badminton with God when the lions roared. God said, "Soon the day will come when asses and mules will roar and the lions will eat grass." How true. How true. In my country, the mules and the asses roar and the lions eat grass. Come what may, the social, political, and ethnic idiosyncrasies have not dented the relationship between me and my God. At times, I provoke him, tease him. Recently, I asked him, "In what way are you better than me?" "I make man and woman," God said, and asked, "Can you?" "Well, there is a mechanical and a biological error in me." I said, "But my next door neighbor has produced 10 sons and 7 daughters in 17 years. God winked at me and suddenly asked, "Can you kill me?" I scratched my head and said, "No, I can't." "Well," God triumphantly said, "I can kill you." "You are sadly mistaken, God." I said, "You are no match to the killing machines called Taliban and Daesh." "You are sadly mistaken, God." I said, "You are no match to the killer machines called Taliban and Daesh." God gave out a loud laughter like the thunder in clouds above. He said, "You have become badmash." "Mind your language, God." I protested. "Mind your language, God." I protested and said, "Have I ever abducted a whore from your heaven? Have I abducted a whore from your heaven that you are calling me badmash?" Poor God was taken aback. I said, "It is the neo-jihadis who end up in the heaven in such a large number that the number of whores in the heaven have drastically reduced." God appeared totally confused. I taunted him, "If you like, you can import whores from Pakistan. Although they are not cats, but every night they appear on catwalks. Our desi whores are no less than beautiful than Katrina Kaif." "What are you talking about?" Perplexed, God asked, "What are whores and who's this Katrina Kaif?" Oh my God. Oh my God, I cursed myself and lamented. I cursed myself and lamented. What kind of a God are you that you know nothing about whores and Katrina Kaif?
You don't have to curse yourself. God smiled and said, after all, I am God of the English-speaking countries. I do not interfere in the internal affairs of the aliens. Thus, I know nothing about jihadis, hoods, and Katrina Kaif. As usual, the wit and the seriousness go together in the diction of Amar Jaleel. So this was a story you listen, and now we start a conversation, and there's no particular topic. It's up to Amar Jaleel Saab to start conversation. Thank you. I am grateful to each and मेहरबानी बहुत शुक्रिया फ़कीर को आपने सुना। एक चीज़ वो इंट्रोडक्शन में कुछ अजीब बातें हैं, आप भी कर रहे थे, यहाँ से भी वो कर रहे थे कुछ। एक बात किसी ने आपको नहीं बताई जो मैं आपको बताता हूँ, and without mincing words, and I am very happy and I am proud about it. I am a born Indian. Surprised? Surprised? I am a born Indian. So was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He was a born Indian. Because in 1936, about 80 years ago when I was born, there was no Pakistan. You can't change history. This is history. This is history. मेरी एज के लोगों के साथ when something somewhere goes wrong here, there is a reason behind it. Ratan Talab Primary School in Karachi, पार्टीशन से काफ़ी पहले, सुबह 2 तराने हम गाते थे, एक अल्लामा इकबाल का और एक रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म न गण जी नारत जय है, भारत भाग विधाया। एंड अल्लामा इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। इस तरह हमारी ग्रोथ हुई। फाउंडेशन, आप मकान बनाते फाउंडेशन डालते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशन डालते हैं। वो रियाज मलिक भी बड़ी बड़ी फाउंडेशन ही नीचे डाल रहा है। अब उसका इरादा क्या है वो तो वो जाने। तो जो टीचर क्लास में आए, उस ज़माने में सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुकी थी और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। जो टीचर क्लासरूम में आए एक ही बात करे, ज़मीन हमारी माँ है, ये वतन हमारी माँ है, ये पहले हमारी माँ है, वो माँ दूसरे नंबर पे जिसके कोख से हमने जन्म लिया है, यही हमारी माँ है। पता चला 47 में हमारी माँ को 2 हिस्सों में काट दिया। अब 47 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो तो ठीक हैं, क्योंकि उनकी एक माँ है। एक वो जिसने उनको कोख से जन्म दिया, एक माँ वो जो ये धरती है उनकी। व्हाट अबाउट पीपल लाइक मी? हम तो सियासतदानों के हाथों कट गए। आधी माँ मेरी उस तरफ है, आधी माँ इस तरफ है। अपनी माँ को देखने उस तरफ जाना चाहता हूँ, बोले वीज़ा लो। भाई माँ को देखने के लिए वीज़ा लेते हैं,
यार एनीवेयर ऑन अर्थ अब कोई कि वहाँ मेरी माँ, चलो मेरे बाप ने 2 शादियाँ की, ओरिजिनल माँ मेरी उधर है और दूसरी उधर है, तो मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। बोले नहीं, वीज़ा लो तो जाएंगे। अब वीज़ा का तो कोई इस तरह का पूरी दुनिया में ये वबा है या क्या है, उसको क्या कहा जाए। काबतुल्ला जो कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, काबतुल्ला इज अ प्रॉपर्टी, इज अ सेक्रेट प्लेस फॉर द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन नहीं जा सकते। पहले कहते थे कि नहीं जी बुलावा आएगा तो हम जाएंगे उम्रे पे, हज करने के लिए। इट्स नो मोर अ बुलावा, इट्स अ वीजा। अब इस ग्रोथ में यही कराची, इसमें मैं देख रहा था कुछ नौजवान, मैं कराची हूँ या मैं कराची, वो पीछे वर्ब गायब था, मैं कराची हूँ होना चाहिए, मैं कराची, मैं कराची, मैं कराची क्या भाई। आप कोई रेस्टोरेंट है, आप कोई होटल है, कॉफ़ी हाउस है, क्या है, मैं कराची, मैं कराची हूँ। ये इसी तरह एक फेस्टिवल यहाँ हुआ था, उसमें पता नहीं ईट कराची या कराची ईट। भाई ईट कराची या कराची ईट, कराची को खा जाना है या कराची खा जाएगी। ईट कराची, भाई किसको खाए कराची, या कराची ईट, भाई ईट किसको ईट करे। तो ये वर्ब गायब हो गया है। बड़ी खौफनाक सिचुएशन होती है जब वर्ब गायब हो जाते हैं। तो 47 में बड़ी ट्रेजेडीज हुई और उन ट्रेजेडीज में कुछ लोगों के बड़े फायदे होते हैं। मेरा और कोई फायदा तो नहीं हुआ, मेरे दोस्त चले गए, अहबाब चले गए, सब चले गए। ये सदर में जो रीगल चौक है और आराम बाग, जो कि अलफ बाद में दिया गया, ये राम बाग था। बड़ी क्रिएटिव माइंड थी किसी की, उसने कहा कि ज़्यादा नाम वाम चेंज नहीं करते हैं, कि इसको मोहम्मद बिन कासिम पार्क रखेंगे, वो रखें। वो नाम उन्होंने बचा के रखा और अलफ दे दिया राम को, तो वो आराम हो गया। तो यहाँ से जितने भी अफ्लुएंट, कराची का अपना एक कल्चर था। हर घर में छोटी लाइब्रेरी ज़रूर होती थी। ख़ास तौर पे जितने भी यहाँ हिंदू फैमिलीज थी, दे वर वेरी रिच। उनके हर घर में कलेक्शन ऑफ बुक्स सिलेक्टेड वो होती थी। उनकी खूबसूरत किताबें, सिलेक्टेड किताबें रीगल चौक पर एक एक आने में 2-2, 4-4 बिकी। रीगल चौक पर अंबार किताबों का लगाकर एक इतना तख्ता लगा देते थे, एक आने की 2 किताब, 2 आने की 4 किताब। और आराम बाग में इसी तरह किताब लगती थी, फर्नीचर अलग, दूसरी जिस्म चीज़। तो हमें जो वो चने और चाट खाने के लिए स्कूल जाते हुए जो मिलते थे पैसे, वो एक आना बचा के वहाँ से जाके कोई ना कोई किताब ले आते थे। उन किताबों में से कुछ रेयर बुक्स हैं मेरे पास, कुछ रेयर बुक्स हैं जो कि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ आपको। मुझे तो डर ही लगता है कि कोई मुझसे ले नहीं जाए आके। उसमें एक किताब है जर्मनी में पब्लिश्ड, शाह लतीफ़ की फर्स्ट एवर कंपाइलेशन अर्नेस्ट ट्रंप ने की थी। फर्स्ट एवर उसका जो वॉल्यूम पब्लिश हुआ है वो मुझे 2 आने का मिला। एक है नॉट हिस्ट्री ऑफ इंडोसितान, नॉट हिंदुस्तान, इंडोसितान। और उस पर मालिक ने जो कराची की स्पेलिंग लिखी हुई है KURRACHEE, ये स्पेलिंग 3 वॉल्यूम्स में फर्स्ट एवर पब्लिश्ड। यूके में पब्लिश्ड है समवेयर इन 1830 या कुछ इस तरह की किताबें यहाँ बिकी।
अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में या जिस शहर में दो चीज़ें होती हैं, हमला आवर अगर कम ज़र्फ हो तो वो बगदाद का कुतुब खाना जला देगा, उसको आग लगा देगा। अगर वो कम ज़र्फ नहीं है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एग्रीमेंट हुई थी बिटवीन वॉरिंग फोर्सेस कि पूरी दुनिया पर बम्बार्डमेंट होती रहे, लेकिन पेरिस चूंकि उसमें लूव म्यूजियम और उसके चप्पे चप्पे पर नवादरात हैं, और जापान में क्योतो, सिटी ऑफ क्योतो, उस पर बम्बार्डमेंट नहीं होगी, तो उस पर बम्बार्डमेंट नहीं हुई। हिरोशिमा पे बम फेंका गया, एटम बम, नागासाकी पे फेंका गया, टोक्यो को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीट इट वाज रेज़्ड टू ग्राउंड। टोक्यो 1955 में बना है, 1955, जस्ट 55, हमारे 10 बरस के बाद, पाकिस्तान के वजूद के बाद। लेकिन यहाँ हमने किताबों को सड़कों पे, रास्तों पे बिकते हुए देखा, नीलाम होते हुए देखा, और उस वक्त छोटी एज थी, पता नहीं चल रहा था ये क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में इधर उधर से कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा कि जब किताबें आपके यहाँ नीलाम होती हैं और बिकती हैं रद्दी में, तराजू में डाल के, इस तरफ बट्टे होते हैं और इस तरफ किताबें होती हैं, दैट इज द फॉलिंग सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली गिरी हुई सोसाइटी हमारी। हिंदू रहते थे, मुसलमान रहते थे, सिख रहते थे, यहूदी रहते थे, थोड़े से थे हम लोग। 3 लाख, कराची की 3 लाख आबादी। मेरा शहर कराची केमाड़ी से शुरू होकर टकरी पे ख़त्म हो जाता था। व्हाट इज़ टकरी? टकरी छोटी पहाड़ी को कहते हैं कराची की लोकल ज़बान में। कराची की अपनी बड़ी ज़बरदस्त एक अपनी ज़बान होती थी, इसकी सिंधी भी मुख्तलिफ होती थी, उर्दू इसकी मुख्तलिफ होती थी, लेकिन बाद में उस पर जो इन्फ्लुएंस आते हैं तो लैंग्वेजेस चेंज होती हैं। वहाँ पे शहर ख़त्म हो जाता था, एक तरफ सोल्जर बाज़ार और एक तरफ, और शहर से 3-4 मील दूर आपका जेल होता था, क्योंकि जेल हमेशा शहर से बाहर होते हैं। और तपे तिक, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, वो छूत की बीमारी समझी जाती थी, तो सेनेटोरियम शहर से बाहर होते थे। तो ओझा सोनेटोरियम शहर से बाहर होते थे, और अब वो कराची यूनिवर्सिटी की से थोड़ी सी दूर है वो ओझा सेनेटोरियम। अब शहर न लड़ाई, न झगड़ा, न कोई किसी को इसलिए मारता था कि वो मंदिर जा रहा है, कोई किसी को इसलिए नहीं मारता था कि वो मस्जिद जा रहा है। सिनागाग यहूदियों की, सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान कराची का यहूदियों का कब्रिस्तान। अगर आपको स्कल्पचर्स और आर्ट के साथ लगाव है तो अभी भी आप मेवाशाह कब्रिस्तान के पास यहूदियों का कब्रिस्तान देखें, आपको आर्ट गैलरी नज़र आएगी इस तरह की, एक एक कब्र के साथ। जिस तरह छोटे छोटे नन्हे पर फरिश्ते बनाए उन्होंने, क्या उनके पर निकले हुए पत्थर में, सब मार्बल के बने हुए, कोई कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं था। Then I failed to understand then what happened. What happened? What happened to the subcontinent? कि not only to subcontinent, एक हिस्ट्री की बात मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसका कोई आप स्ट्रेट जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप उसको स्ट्रेट ही समझें उसको। भाई 2 नेशन थियरी का मतलब है कि ठीक है भाई, अकीदे और कल्चरली एंड फेथ में हिंदूज एंड मुसलमान आर 2 डिफरेंट पीपल नेचुरली एंड देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट। वो बंदगी करने के लिए हमारे मस्जिद में नहीं आ सकते, हम बंदगी करने के लिए उनके मंदिरों में नहीं जा सकते। वी आर 2 डिफरेंट पीपल एंड सो आर द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस।
वी आर डिफरेंट पीपुल। हम उनके बंदगी करने के लिए उनके गिरजाओं में नहीं जा सकते, वो हमारी मस्जिदों में नहीं आ सकते। सो आर मुस्लिम एंड द सिख गुरुद्वारे में हम जाके उनकी बंदगी नहीं कर सकते, उनके पास नहीं जानते। बहरहाल उन्होंने, हमारे लीडरों ने यही फैसला किया कि भाई जोर लगाओ इस पे कि हम मुख्तलिफ लोग हैं, हम अलग होना चाहते हैं। नॉट रियलाइजिंग, जब आप इस तरह अलग होते हैं, ये फॉर रीचिंग इफेक्ट होता है इसका, सदियों तक वो चलेगा। 65 सालों में जितनी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, नफ़रतें हम देखते जा रहे हैं, ये इसलिए कि वो समझते हैं कि हम अलग हैं, वो समझते हैं कि वो अलग हैं। नॉट रियलाइजिंग एक सिंपल सी बात, कोई शख्स ऐसा जो कहे कि ये कुर्सी है या ये टेबल है, इसको किसी एक कारपेंटर ने बनाया। आप एक तस्वीर देख रहे हैं, सातकिन ने बनाई है, तो सातकिन ने बनाई है, सातकिन की। कोई भी चीज क्रिएट एक होता है, देयर इज वन क्रिएटर, देयर इज वन क्रिएटर, देयर कांट बी मोर देन वन क्रिएटर। अब ये है कि वो एक है, हम हैं अनेक। Billions and billions people are spread all over the world and from centuries. अब सब ने, अब वो मुझे हैरत है कि अभी तक उस किताब को पाकिस्तान में बैन क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि बैन कराने वाले तो घूमते रहते हैं ना, अभी उधर कुछ बैठे हुए हैं। कैरिन आर्मस्ट्रांग की 2, 4, 5, 6 किताबें पाकिस्तान में सेल हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ भी लिबर्टी बुक्स पे शायद पड़ी हुई होगी। वो है हिस्ट्री ऑफ गॉड, अल्लाह साईं की तारीख। नाम ही इतना ख़तरनाक है कि उठते ही उसको बैन करो। उसने वही बातें की हैं जो हमारे दिलों में थी और हम करते नहीं थे। हम इसलिए नहीं करते थे, हमारा जो कल्चर है बचपन से हमें सवाल नहीं पूछने देते। There is a ban on raising questions. There is a ban on raising questions. हम छोटे थे, अगर टीचर ने, बाप ने कह दिया कि बाबा बस अब ख़त्म करो ये बात, ये क्या पूछ रहे हो तुम, नहीं पूछना है बस। जिस तरह एक मेरी स्टोरी थी, मैंने लास्ट ईयर यहाँ गुल्लू गुगली ने अपने थियोलॉजी के, इस्लामियात के टीचर से पूछा कि भाई आप तो कहते हैं कि गॉड इज़ हियर, गॉड इज़ देयर, गॉड इज़ एवरीवेयर, वो तो इस रग से भी हमारे करीब है, गॉड है, तो फिर हम मक्के मदीने की तरफ उधर रुख करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब क्या गॉड कूच करके वहाँ चला गया है क्या? उस बच्चे को कॉलेज से रस्टिकेट किया गया, उसको मारा पीटा गया, एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड इनसेन, कि पागल हो गया है, उसके अंदर जिन चले गए हैं जो उसको वर्गला रहे हैं अंदर से, ऐसा करके। तो लेकिन अब बच्चा पूछता है, दे विल आस्क, जिस तरह मैंने अभी ये सवाल उठाया, 2 नेशन थियरी कोई 1932, इसके जो अगर रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हैं तो रिसर्च करने जाएंगे कि ये 2 नेशन थियरी निकली कहाँ से। एंड रिमेंबर, एंड आई एम अवेयर ऑफ इट, 2 नेशन थियरी इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। आई नो इट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एंड यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज इट। जिसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। देयरफॉर आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, आई एम रिपीटिंग, since it is a part of our history, there is no ban anywhere in the world discussing history. It is a part of the history and we will discuss it. 1932 में समवेयर हमें 2 नेशन थियरी का इशारा मिलता है। वो वहाँ मिलता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बावजूद
अंग्रेज की कमर टूट गई, काइंडली यू टेल मी द टाइम। हाँ, और उसने जितने भी उसकी कॉलोनीज थे उनको छोड़ना शुरू किया। तो एक इशारा ये भी हुआ कि हिंदुस्तान से भी उसको जाना है, नहीं चलता, बहुत बड़ा मुल्क था, उस कॉलोनी को चलाना उनके लिए। तो इंडियन हिस्ट्री इज अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। उसमें होता ये है कि बिटवीन द लाइन्स बहुत सी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। ट्राई टू कल्टिवेट इन यू द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स बहुत सी चीज़ें होती हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं जी, हिंदुस्तान के राजा महाराजा बादशाह शहनशाह ये मुग़ल फलां, उनको जी मकबरे बनाने का बड़ा शौक़ था, किले बनाते थे, महल बनाते थे, बाग बनाते थे, ये करते थे। दिस इज हिस्ट्री। ये मैंने हिस्ट्री कोट की है और ये हिस्ट्री में हर जगह लिखा हुआ है। इट इज़ लाइक दैट। अब नाउ यू कल्टिवेट द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। इसमें मिसिंग क्या है भाई? आप बादशाह सलामत हैं, आप राजा हैं, आपकी रैयत भी तो है, आपके सब्जेक्ट्स भी तो हैं, आम आदमी तो है, उसमें मैं भी तो हूँ। मेरे लिए आपने स्कूल खोले, मेरे लिए कॉलेज आपने बनाए, मेरे लिए यूनिवर्सिटीज़ आपने बनाई, मेरे लिए रोड रास्ते आपने बनाए। क्या किया आपने मेरे लिए? इट्स द बिटवीन द लाइन्स, यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स। तो ये जब आए थे, मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू माय हिंदू ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, हिंदू रिलीजन में जहाँ पिलर्स हर एवरीवेयर देयर ऑलवेज आर प्लस एंड माइनस। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ अच्छी नहीं लगती। उसमें जो ये 4 तबके हैं हिंदू रिलीजन में, उसमें उनका 4th तबका जो है वो बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा नाजुक और डिजेक्टेड, रिजेक्टेड और डिप्रेस्ड, अछूत, अनटचेबल्स। और उनकी तादाद, उन 3 तबके जो हैं, लड़ने वाले, हुकूमत करने वाले और व्यापारी, ये टॉप के हैं। जो ब्रह्मा के मत्थे से निकले, कान से निकले, और बेचारे ये उसकी ठोकर से निकले, वो बिग शू, जो पूरा शहर साफ करते हैं, आपका मुल्क साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो उसकी ठोकर से निकला भाई, विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट। तो वो बेचारे बड़े कमज़ोर। तारीख पूरी ये है कि जब भी हमला आवर हिंदुस्तान में आए तो ये तबका बहुत जल्द उनकी तरफ हो जाता था। मुसलमान जब आए तो उनके सर पे हाथ रखा, मुसलमानों ने, बड़ी तादाद में मुसलमान हुए, बहुत बड़ी तादाद में। मुगलों के दौर में, पठानों के दौर में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हुए। वरना बाबर जब हिंदुस्तान में आए तो 8000 फौज थी उसकी, 8000, जस्ट 8000। कैन यू इमेजिन 8000? हिंदुस्तान का बादशाह बन गया वो आदमी। वो इसलिए कि इसमें फिर जब हुक्मरान होता है, चाहे कितना ही अच्छा हो, वो अपने सब्जेक्ट से, इस तरह के कन्वर्ट होने वाले लोगों से 2 तरह का उनसे काम लिया उन्होंने। एक तो उनको काम वाम पे लगा दिया, अच्छे अच्छे काम करो, ये करो। दूसरा एस्पाइनेज, कि यार तुम तो इतना अरसा हिंदू रहे हो, हिंदुओं के साथ रहे हो, हमारे खिलाफ कौन क्या क्या कर रहा है, उस पर उन पर नज़र रखो। फिर इस नज़र रखने में उनके जो ज़ाती अगराज और मकासद थे, दुश्मनें थी, वो उन्होंने निकालनी शुरू की थी। भाई हम तो अब मुसलमान हो गए, नोबडी कैन टच अस, अब तो रूलर हैं, बादशाह हैं। तो उन्होंने खूब ठीक ठाक उन पर मजालिम ढाए मुसलमानों की तरफ। 32 में जब अंग्रेज़ के जाने का वक्त आया और ये फ़ज़ा कुछ इस तरह की कायम होने लगी, तो हिंदुओं में एक गिरोह पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों की पॉपुलेशन में फ़र्क पैदा करने के लिए कुछ ज़्यादा फ़र्क हो, क्योंकि उस वक्त तक 30-70 का था। उन्होंने कहा कि कुछ और हमारी तरफ हिंदू, तो ये जिन लोगों ने अपना मज़हब बदला था आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, उनकी तरफ ये जाने लगे। उनको कहने लगे कि यार ऐसा करो, भूल जाओ, तुम 300 साल तुम्हारे बड़े मुसलमान हो गए थे, अब ना हिंदू बन जाओ, आ जाओ हमारी तरफ, हम आपको माफ़ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, यू कम टू अस।
ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के करने पड़ गई। उन्होंने अंग्रेज को कहा ये क्या हो रहा है, अब तो आप गए भी नहीं हो और हिंदुओं ने अभी से मुसलमानों को हिंदू बनाने की मशक शुरू कर दी है, लिहाजा हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। दिस वाज दी पहला सीड हमें तारीख में जहाँ से मिलता है, हिस्ट्री में, इट वाज इन 1930 to 32। तो अंग्रेज था, हमें अंग्रेज से चाहे कितनी हम नफरत करें, लेकिन वो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि गिव डेविल हिज ड्यू, गिव डेविल हिज ड्यू। अंग्रेज़ अगर हिंदुस्तान में नहीं आता, सिंध में नहीं आता, तो ये रेलगाड़ी जो उसने यहाँ से कोटरी तक चलाई थी कराची से, तो हिंदुस्तान में रेलगाड़ियाँ नहीं होती, रोड रास्ते नहीं होते, पोस्टल सिस्टम आपके पास नहीं होता, एविएशन आपके पास नहीं होती, ट्रांसपोर्ट आपके पास नहीं होती, कुछ नहीं होता। एक और दूसरा अफगानिस्तान आपके पास होता यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ राजे महाराजे और रियासतें वाले हम पर हुकूमतें करते। तो यहाँ से ये शुरू हुआ और जो कुछ हम देख रहे हैं, ये इसलिए मैंने बात की कि ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइंस। और अपने बच्चों को, आप मेरे बच्चे हैं, डोंट हेजिटेट कभी भी ज़िंदगी में, सवाल पूछते हुए नहीं डरें, सवाल पूछते हुए नहीं डरें। छोटे छोटे बच्चों को हमें भी पढ़ाया गया, आप सबको पढ़ाया गया होगा। 1400 बरस दुनिया में अंधेरा था, बी वेरी केयरफुल। 1400 बरस दुनिया में अंधेरा था, काला मुंह था दुनिया का, कुछ नहीं था। सबने सुना 1400 बरस पहले की बात, कुछ नहीं था, अंधेरा था। भाई सवाल पूछो, कुछ नहीं, इसको कंट्राडिक्ट नहीं करो, पूछने वाले को ये मत कहो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा इस बात पे। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है, मुझे सवाल पूछना है। भाई अगर 1400 बरस पहले दुनिया में अंधेरा था, तो 1400 बरस से 600 बरस पहले हजरत ईसा इस दुनिया में आए थे, जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट वो हैं जिनके फॉलोअर्स, ये बिजली जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स ने हमें दी, हमने नहीं पैदा की है। माइक्रोफोन जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिस वॉज क्रिएटेड बाय द फॉलोअर्स एंड द बिलीवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। किसी दुनिया की चीज पर, आप मोटरसाइकिलों पे आए हैं, आप कार में बैठकर आए हैं, घर में आपके एसी चलता है, पंखा चलता है, हु क्रिएटेड इट? कहते हैं दुनिया में अंधेरा था, इन लोगों ने ये किया। और फिर हजरत मूसा को क्या करोगे आप? वो तो 3000 साल पहले थे, क्या उनका दौर भी अंधेरे का दौर था? ये क्वेश्चन पूछे, आप कन्फ्रंट नहीं करना है। और फिर देन ट्रायलॉजी ऑफ ग्रीस, यूनान की इतनी तरक्की, साइंटिफिक और सोशल साइंसेस में हर तरह की तरक्की, लेकिन उन ट्रायलॉजी ने जो एक एक लफ्ज़ लिखा, आज तक किसी यूनिवर्सिटी में कंट्राडिक्ट नहीं किया गया उसको। सॉक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, 4000 बरस पहले दुनिया में अंधेरा था। यार ऐसा नहीं करें आप प्लीज, नो, गलत बात हमें मत बताएं, जो है वो बात करें। अनफॉर्चुनेटली अरब पेनिनसुला में अंधेरा था। रसूल अकरम पर जब नबूवत उन पर आई है, तो ऐसी वहां बिद्दतें थी, उसकी बात करें। यस, इट वाज देयर। नाम लें आप अरब पेनिनसुला का, दुनिया की बात नहीं करें आप, क्योंकि रोमन एम्पायर आ चुकी थी। रोमन एम्पायर, उनके जो आसार कदीमा जाके आप देखें तो आप भूल जाएं। हमारे नौजवान मोहनजोदड़ो सब कुछ करते हैं, भाई आगे तो निकले। जॉर्डन के पास जो पहाड़ों को खोद के उन्होंने एक शहर बनाया हुआ है, जिसमें कोई ईंट नहीं है, पहाड़ों के अंदर बना हुआ है। वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आप जाके देखें तो 7000 ईयर्स अगो हम्बुराबी का जॉर्डन में लगा हुआ है, पिलर है 15 फुट का, जिस पर 10 कैनन्स ऑफ लॉ, इंसाफ के। आज तक वो 7, 8, 10,000 साल से लगा हुआ है। कोई दुनिया का मुल्क अपना ऐसा कानून नहीं बना सका जो उन 10 उससे
बाहर निकलता हो। तो लिहाजा सवाल ये है कि सुने बात, बहस नहीं करें, बहस से कुछ नहीं मिलता, सवाल पूछें। अच्छा, हाणे इन ही सेशन अब में अगर किसी को सवाल पूछना है तो 15 मिनट रहन था, 15 मिनट रहते। बाकी असा हाणे माइक अगर आप इधर दे दें तो अब इसमें शुरू करते हैं कि आप कंडक्ट करें। तव्हां ॿुधायो। हाँ, उनजे हवाले सां का ॻाल्हि ॿोल थिए। हाँ, असां ख़ुदा जे ज़िक्रनि खां ॾाढो नाला आहियूं। असां ॾाढा जेके आहिनि से प्रीस्ट बि ॿुधा आहिनि। असां चऊं था अमर जलील खे असां इंसान जे रूप में ॾिसूं ऐं इंसाननि वारी ॻाल्हियूं ॿुधूं, उहे असां बि हुन मां ॾिसूं। अच्छा, ॿी इहा ॻाल्हि हुई त 60 जे ॾहाके खां, मां तव्हांजी हिकिड़ी रीडर आहियां, 60 जे ॾहाके खां असां पढ़ंदा था अचूं। तव्हां हिन महिल बि हिकिड़ी स्टोरी ॿुधाई। मूंखे ईअं थो लॻे त अमर जलील 60 खां वठी रिटायर थियो, पर अमर जलील सां ख़ुदा जो मकालमो हिकिड़े टाइम फ्रीज़ में फ्रीज़ थी वियो आहे। उनजो छा सबबु आहे? रिपीट कयो क्वेश्चन। जेको तव्हां बींग रीडर, तव्हां जेके अफ़साना लिखिया, तव्हांजा कालम रहिया, तव्हांजे बिटवीन द टेक्स्ट जेका तव्हां ॻाल्हि कई, तव्हांजो हिकिड़ो ख़ुदा सां मकालमो रहियो आहे, जेको हिकिड़ो गाड असांजे मथां इम्पोज़ थियल आहे। तव्हांजी ग्रोथ थी चुकी आहे, तव्हांजो मकालमो फ्रीज़ थी वियो आहे, हिन जो छा सबबु आहे? अञा ताईं उहो तव्हांजो मौज़ू छो आहे? हाणे जेको सुवाल मूंखे सम्झ में आयो आहे त जेके 60 वारियूं स्टोरियूं उन में बि अलाह सां डायलॉग आहे, वेंदे हिन एज ताईं अलाह सां डायलॉग आहे। यस, इट इज़ देयर। असां बिज पोखींदा आहियूं न, कांडेरो हूंदो त कांडेरो ई थींदो न वॾो थी, कैक्टस हूंदो त कैक्टस ई थींदो न, पोइ उहो ई थींदो, उहो माण्हू वधंदो। मां सम्झां थो त आई कांट चेंज। मूंखे लॻे थो जेके जवानीअ में नंढपण खां, ॻाल्हि नंढपण में शुरू थी, 8-10 सालनि जो, 8 सालनि ताईं बाबू मूंखे निमाज़ पढ़ण लाइ वठी वेंदो हो आंगुर सां। देन ही रियलाइज समथिंग, पाण 5 वक़्त निमाज़ी। हुनखे छा महसूसु कयो, हुन कीअं महसूसु कयो, मूंखे ख़बर कोन्हे। बट इट स्टॉप टेकिंग मी टू द मास्क। चई हुनखे छॾे ॾे, हुनखे छॾे ॾे। मूंखे अरबी असुल कोन ईंदी आहे, असुल कोन ईंदी आहे। NJV स्कूल में अरबीअ जो मास्तर ॾाढो ॾुखियो हूंदो हो। उहो वरी पोइ कंहिं उहो वरी अॻिते वञी ख़बर पई त सिंध यूनिवर्सिटी जो रजिस्ट्रार थियो हो। अलाए छा नालो। ॿियो को सवाल? साईं मुंहिंजो सवाल आहे, शुरू कयो। साईं मसरूर पीरज़ादो। असल में मुंहिंजो सवाल इहो आहे जेको मूंखां मुंहिंजे 5 सालनि जे ॿार पुछियो हो, जंहिंको मां उनखे जवाबु न ॾेई सघियुसि, उहो मां तव्हां खां थो पुछां। हुनखे कुझु ॾींहं अॻु में हिकिड़ो हार मिलियो जेको हुन पंहिंजे ॿकरे खे पारायो हो, जेको गुज़िरियल ईद ते ज़बह थी वियो। हुनखे उहो ॿकरो यादि आयो ऐं मूंखां पुछईं त असां क़ुर्बानी छो कंदा आहियूं। मां चयोमांसि इहो अलाह जो सिस्टम आहे। हुन चयो इहो अलाह सिस्टम छो ठाहियो आहे। मां हुनखे जवाबु न ॾेई सघियुसि। ऐं हुन चयो त, मां चयो गोश्त इंसानी जिस्म जी ज़रूरत आहे खाधे जी। हुन चयो असां गोभी वोभी सब्ज़ी बि त खाई सघूं था। तव्हां ऐड कंदव सवाल त गॾियल को हिकिड़ो जवाबु साईं। आप उथी बि ॻाल्हायो त पोइ थी वेंदो। तव्हां ॻाल्हाइणु शुरू कयो त पोइ माइक मिली वेंदव। तव्हां ॻाल्हाइणु शुरू कयो त माइक मिली वेंदव।
Of all the priorities, please kindly listen. Of all the priorities in any country of the world, जिस मुल्क में, in any country, जै मुल्क में priority which top of the priority list में, it's the education. अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, इफ यू लैक एजुकेशन, आपके पास कुछ नहीं है। आप कितना ही बोस्ट करते रहे कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इट्स नथिंग, इट इज नथिंग एट ऑल। इकोनॉमी जब कोलैप्स होती है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई अब ये जो हमारे पास इतने एटम बम पड़े, अब टुकड़े टुकड़े निकाल के लोगों को खिलाओ, उसको रोटी नहीं मिल रही है, तू एटम बम का थोड़ा सा टुकड़ा खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। इट इज अ होक्स। मैं बहुत पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। एटम बम को इतना चढ़ा के और ये करके दुनिया के 7 एटमी ममालिक में से एक है। हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम फेंके गए, उस बात को 70 बरस हो गए, उसके बाद कभी नहीं गिराया गया। वाई? इट्स एन हार्मफुल थिंग। ये होक्स है एक दूसरे को डराने के लिए। आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। इकोनॉमिक कोलैप्स हुई सोवियत यूनियन की, दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मुल्क मिलिटरीली, ये बात आप जरा गौर से ये सुने, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो रहा है। सोवियत यूनियन, उस वक्त सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स, एटम बम और हाइड्रोजन बम इतनी तादाद में थे कि सारा यूरोप और अमेरिका अगर मिला दे, उनसे कहीं ज्यादा थे वो। इकोनॉमी टूटी, पूरा मुल्क टूट गया, उनका टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि एटम बम से पेट नहीं भर सकते आप। एजुकेशन से आप एजुकेशन ही हासिल कर सकते एटम बम से, कि टीचर नहीं है, एटम बम तू जाके इनको पढ़ा, कलाशनकोव तू टीचर बन जा, नहीं हो सकता। जावेद उथी भी हो न, शुरू कयो। सूरत हाणे असीं शिकारपुर मां हाणे कल्ह टियों ॾींहुं थी आयासीं, त अमर असांखे इहो ॿुधाए त हिन पूरी सूरत हाल में अमर खे 40-50 साल थी विया आहिनि, पूरे सॼो उहो ई रुनो पे जेको थियो आहे, उहो तव्हीं पाण अॻु में ई ॿुधायो पियो, सॼो कुझु जेको थिए पियो हाणे तव्हीं ॾिठो पियो त हीअं थियणु पियो वञे। असांजी हिस्ट्री में प्रॉब्लम आहे छा? असांजी हिस्ट्री में प्रॉब्लम आहे? आवाज़ थोरो क्लियर। छा असांजी हिस्ट्री में प्रॉब्लम आहे? तारीख़ जे जेको आहे सो असांखे जेका पढ़ाई थी वञे उन में प्रॉब्लम आहे, जंहिंजो हीउ सॼो जेको हिसाबु किताबु अची गड़बड़ थी आहे। असीं हिन भंवर मां कीअं निकिरूं? It's a complex question, सच्ची ॻाल्हि आहे। There is not one reason that can be pointed out. बाबा हे थी वञे, जेकॾहिं को हार्ट जो मरीज़ आहे त उनखे चइजे बाबा ॿियो सभु कुझु ठीकु अथसि, हिन जो जेको कोलेस्ट्रॉल वधी वियो आहे, यू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल। पर हिते कोलेस्ट्रॉल जी ॻाल्हि कोन्हे, उनखे डायबिटीज़ बि आहे, किडनीज़ उन जूं फेल थियूं थियनि पियूं, पोइ डॉक्टर इहो वेठो आहे, ही नोज़ द वाइटल ऑर्गन्स सिंध जा ख़तम थी विया आहिनि। सिंध ते टोटल एंड कंप्लीट, दिस इज़ अ वेरी सैड पिक्चर ऑफ सिंध एंड इट इज़ ट्रू, इट इज़ नॉट ए स्टोरी, इट इज़ नॉट अ फिक्शन, इट इज़ अ स्टोरी बट नॉट फिक्शन। Story and fiction are two different things. Please do not mix it up. Sindh has already been divided into 6 or 7
हिस्सा, सिंध का बंटवारा 47 के बाद 6-7 हिस्सों में हो चुका है। कोई उसको माने चाहे ना माने, ये आपके ऊपर है। जिस तरह हम हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर का आधा हिस्सा है उसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। व्हाट अबाउट वो कश्मीर जो हमारे पास है? हमने उसको बड़ी आज़ादी दे रखी है, करेंसी उनकी अपनी है, फॉरेन पॉलिसी उनकी अपनी है, प्रेसिडेंट उनका अपनी मर्जी से होता है, तो उसकी कैसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर? वो भाई इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। खुल के बात करें आप, हमने कब्जा किया हुआ उस पर, हमारी करेंसी चलती है, उनका वज़ीर आज़म हमारी मर्ज़ी से बनता है, उनका प्रेसिडेंट हमारी मर्ज़ी से बनता है। ये अलग बात है कि अगर आप कभी हमारे पाकिस्तान वाले कश्मीर में जाएं तो पहले पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान से आए हैं। वो उसको अपना कंट्री, अपनी कंट्री समझते हैं। इसी तरह अगर कोई माने ना माने, ये बात इसलिए मैंने की है कि ये मानने वाली बात है। आधा उनके पास है, आधा हमारे पास है, और अल्टीमेटली इसका जब भी कहीं 5 साल 10 साल के बाद फैसला होगा, यही होगा जो आपके पास है उधर रखो, जो उनके पास है इधर रखो, क्योंकि दुनिया में दूसरे बहुत मसाइल पैदा हो चुके हैं। एक इतनी सी पहाड़ी या एक मुल्क के लिए इतना झगड़ा नहीं ले सकती दुनिया, लिहाजा कुछ अपने पास रखो, ये पाकिस्तान अपने पास रखे, मुल्क चलाओ। 6 हिस्सों में आपका सिंध बट चुका है, और वो 6 आदमी कौन हैं? आपके पीर हैं, बड़े पीर, जिनका धंधा ही है बाहर से उनके पास वो बेशुमार फॉरेन करेंसी, यूरोस भी आते हैं, डॉलर्स भी आते हैं। एक लड़की मुसलमान करो, 1 लाख डॉलर लो, उठाओ, करो उसको। पीर साईं, सरदार साईं, सरदार, उफ, नाम तो देखिए, सरदार हैं, बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार, कोई चांडे हैं, कोई मक्सी हैं, कोई भैये हैं, कोई जरदारीज हैं, पता नहीं कौन कौन है। जरदारी तो इंटरनेशनल जमींदार है ना। उसके कंट्रोल क्यों भी तो कुछ एक जवाब पूरो थे साईं जेको सिंध जे हवाले सां ॻाल्हाए थो, त पोइ इन खे वरी वठंदासीं। इन 6 हिस्सों में, इन 6 हिस्सों पर जो हुकूमत कर रहे हैं उन लोगों ने तय किया हुआ है। जिस तरह बैंक होता है ना, आपका माल रखते हैं, जिस तरह मेरी बच्ची ने जरदारी का लिया तो उसको तो खुद पता नहीं कि कहाँ कहाँ मेरा माल है। अब तो उस माल से पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब हो रहा है। फ्रंट में कोई और है, पीछे कोई और है, कठपुतली कोई और चल रहा है। वो अला साईं के लिए 8 लाख आदमी नमाज पढ़ेंगे, दूसरी मस्जिदें बंद हो जाएंगी, आएंगे किधर से नमाज पढ़ने 8 लाख आदमी? तो जिस तरह आदमी अपने पैसे की हिफाजत करता है, बैंक बैलेंस की हिसाब करता है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। पाकिस्तान में बेईमानी के और करप्शन के, पैसा जमा करने के बहुत से वजूह हैं, बहुत से हैं, लेकिन एक बड़ा दर्दनाक है। वो इसलिए कि एवरी पर्सन थिंक्स, उसके जहन में बिठा हुआ कि टुमारो इज अनसर्टेन। पाकिस्तान का कल अगर पाकिस्तान कोलेप्स हो गया तो मेरे पास कुछ तो हो भागने के लिए, खाने के लिए, अगर कोलेप्स हो गया, इसलिए बेईमानी कर रहा है। एक रीज़न है, इस तरह के कई रीज़न हैं। तो जिस तरह बैंक की अपने आप हिफाजत करते हैं आप, इसी तरह आप वोट बैंक की हिफाजत करते हैं। आपका वोट बैंक जो है, और इन वडेरों ने, सरदारों ने, पीर साइयों ने किस तरह उसको वोट बैंक को अपने कंट्रोल में रखा है कि उनको पता है, बड़े होशियार हो गए हैं। दे आर नो मोर। आज से 25-30 साल वाला पीर साई नहीं है और वो ज़मींदार भी नहीं है, वो इधर से बड़ा होशियार हो गया है। उसको हवा लगी है इस्लामाबाद के असेंबलियों में बैठने की, इधर करने की, तो अब ही इज़ समवन एल्स। उसने अपने ही औलाद में से, अपने ही बच्चों में से, अगर MA का सर्टिफिकेट पैसों से मिल सकता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन से कमिश्नर बनने के लिए पैसे इस्तेमाल नहीं होते हैं क्या? SP DIG बनने के लिए नहीं होते क्या? तो पीर साइयों, इन्होंने उनके इलाकों में जितने SP लगे हुए हैं वो उनके भांजे भतीजे, DIG भांजे भतीजे, SHO भी उनका अपना कोई आदमी होगा। जो वो क्राइम करते हैं हजम हो जाता है, रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती।
दिस इज़ योर इंटीरियर सिंध जो मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने, उनको पता है कि इल्म में बड़ी गड़बड़ है, इल्म को, तालीम को दूर रखो, बड़ी बीमारी है। अगर ये देहातों में आ गई और ये हमारी वोट बैंक को लग गई बीमारी, फिर ये वोट नहीं देंगे हमें। लिहाजा इनको नंगा, भूखा और जाहिल रखो, तो वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, हमारे पीर साईं, वडेरे, खान, सरदार, पूरी ईमानदारी से उनको नंगा, भूखा और अनपढ़ रख रहे हैं और अपनी कोशिशों में वो कामयाब हो रहे हैं। अभी एक ही मिनट है, इसलिए सवाल की जगह नहीं। एक में हैरत अंगेज बात एक में कर दूं, आप उस पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। मेरे तस्वुर में नहीं आता कि सिंध में कहते हैं इतने स्कूल बंद हैं, इतने स्कूल बंद हैं। मुझे शौक हुआ कि मैं देखूं तो जाके स्कूल कौन से बंद हैं। भाई सिंध में हज़ारों, हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक कमरा है। अगर कोई यहाँ सारे हमारे टीचर बैठे हैं, बुरफत साहब बैठे हुए, कोई ऐसा टीचर मुझे बताएं या ऐसा स्कूल मुझे बताएं जिसमें पहली से 5वीं क्लास के बच्चे बैठे हुए हों, एक क्लास में, जस्ट वन रूम, एक टीचर हो और 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है साइमल्टेनियसली। बुझ टीचिंग फैसिलिटी, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये तो कुछ भी नहीं। क्या पढ़ेगा? पहली क्लास का बच्चा है, 5वीं क्लास का बच्चा है, एक टीचर है, क्या पढ़ेंगे? दिस इज आई वॉश, आंख साफ करो। दुनिया को बताने के लिए इतने स्कूल है हमारे पास। सर अभी उनका पोस्टर आ गया है कि टाइम इज अप, तो अब इस वजह से हमें उन्हें कुछ टाइम अप। टाइम घणो आहे।